चले। तो हम प्रोटॉन्स के हवाले से बात वाइंड अप की थी हमने यहाँ ला के कि प्रोटॉन्स जो होते हैं ये सिंपली हम इन्हें कहते हैं कि हाइड्रोजन जो है एच पॉजिटिव, इसको सिंपली प्रोटॉन कहा जाता है क्योंकि इसकी ई ओवर एम वैल्यू अगर देखी जाए तो ई ओवर एम वैल्यू में मैस सबसे ज़्यादा कम होता है हाइड्रोजन का, और चार्ज वही है, जैसे हाइड्रोजन को भी मैं +1 कर दूं और हीलियम को भी +1 कर दूं तो हीलियम का मैस ज़्यादा है, चार्ज वही है, जिसकी वजह से ई ओवर एम वैल्यू हीलियम की कम हो जाएगी और हाइड्रोजन की ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा देखी गई थी एच पॉजिटिव के केस में, इसलिए क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन भी नहीं होता, इसलिए इसको कह दिया गया सिंपल प्रोटॉन। इसीलिए तो हम कहते हैं एसिड वो चीज़ है जो प्रोटॉन रिलीज करती है, उसको एसिड कहा जाता है, वो भी यहीं से कॉन्सेप्ट आया होगा। खैर, तो ये डिपेंड करती है गैस की नेचर के ऊपर, जिस तरह की गैस होगी उस तरह के उसके अंदर डेफिनेटली एटॉमिक मास होगा और उस तरह के उसकी नेचर चेंज होगी। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन थी, और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में याद रखिएगा रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में एक बात की थी कि न्यूट्रल किस्म के पार्टिकल भी मौजूद होते हैं, लेकिन कैडविक वाज द पर्सन जिसने 1932 में इस बात पे नोबेल प्राइज मिला 1935 पे कि उसने हीलियम और ब्रिलियम को मिलाया और कार्बन 12 एंड न्यूट्रॉन। अगर कभी आप वर्ल्ड वॉर 2 की स्टोरी सुनेंगे ना, जो हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर फेंका गया था, तो ही वाज द पर्सन एक्चुअली, और इसका बड़ा रोल रहा है इसके अंदर। और इन्होंने जो एटम बम उसके ऊपर चलाया था, आप कभी डॉक्यूमेंट्री सुनिएगा, उसमें आपको इसका जिक्र मिलेगा कि किस तरह से इनकी और इनकी टीम थी साइंटिस्ट की जिन्होंने इसको डेवलप किया था एटम बम को, और फिर उन्होंने इसी रिएक्शन के जरिए न्यूक्लियर जो फ्यूजन रिएक्शन है, फिशन रिएक्शन सॉरी, यूरेनियम के ऊपर करवाया गया था, वो इसी तरह न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट से करवाया गया था। एक्चुअली आप लोग जानते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में इतना तो, और वो पहले जो हिरोशिमा नागासाकी पे गिरना था वो हिरोशिमा और कोक्वा पे गिरना था, तो फिर वो नागासाकी पे पहले गिरा था और उसके बाद कोक्वा के ऊपर बादल थे, तो फिर वो हिरोशिमा पे गिरा के चले गए थे। खैर, तो ये 1932 में एक्चुअली ये इसने डिस्कवर किए थे, और ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। एक आप दो एटम्स के न्यूक्लियस को मर्ज कर रहे हैं और एक नया एटम बना रहे हैं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो याद रखें कि न्यूट्रॉन जो है इसके अंदर से भी छोटे छोटे पार्टिकल रिलीज होते हैं। जैसे न्यूट्रॉन के अंदर प्रोटॉन भी होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है, न्यूट्रिनो भी होते हैं। न्यूट्रॉन सीधे गुजर जाते हैं, आयोनाइज नहीं करते गैस को, हाईली पेनिट्रेटिंग पावर होती है। अगर तो ये किसी पैराफिन के साथ टकराए, पेपर यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सेलुलोज वगैरह, तो ये उसके अंदर से एच पॉजिटिव आयन को रिलीज करवा सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन्स की पावर बहुत ज़्यादा होती है और इनका मैस तकरीबन प्रोटॉन के मैस जितना होता है, क्योंकि प्रोटॉन का मैस इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम्स ज़्यादा होता है, न्यूट्रॉन का मैस 1840 टाइम्स। तो इसका मैस तकरीबन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मैस एक जितना होता है। इसमें दो किस्म के आ जाते हैं, 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को फास्ट कहा जाता है और 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को स्लो न्यूट्रॉन कहा जाता है। और स्लो न्यूट्रॉन मोर इफेक्टिवली काम करते हैं एज कम्पेयर टू फास्ट न्यूट्रॉन। देखें, नाइट्रोजन पे उसने न्यूट्रॉन बम्बार्ड करवाया और नाइट्रोजन के न्यूक्लियस को तोड़ दिया, जिसमें 5 प्रोटॉन और 2 प्रोटॉन वाले अलग हो गई। नहीं, इसको अल्फा पार्टिकल कहा जाता है ना, हीलियम को, He+2 को अल्फा पार्टिकल कहा जाता है। तो अगर न्यूट्रॉन के ऊपर ये स्ट्राइक करे तो अल्फा पार्टिकल निकल आएगा। अब यहाँ पर बड़ी मजेदार एक स्टोरी है कि एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट करना है। जैसे कॉपर है, कॉपर में 29 प्रोटॉन है और 65 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। अगर मैं 65 में से 29 माइनस कर दूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, से ये आ जाएगा 36। अब अगर मैं कॉपर के ऊपर एक न्यूट्रॉन बम्बार करवाऊं तो मैं कहूंगा मेरे पास इसमें 36 न्यूट्रॉन्स थे, 36 की बजाय एक न्यूट्रॉन बढ़ गया, तो मेरे पास आ गया कॉपर 66 एंड 29। अब ये न्यूट्रॉन इस पे बम्बार करता है और गैमा रेडिएशन इसमें से रिलीज होती है। अब ये जो कॉपर 66 का ये न्यूट्रॉन जो इसमें एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, वो 3 हिस्सों में टूट सकता है। जो न्यूट्रॉन इसमें ऐड हुआ है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो सकता है, इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो सकता है और न्यूट्रिनो में। तो अब क्या होता है कि कॉपर के अंदर जो एडिशनल ऐड होने वाला ये न्यूट्रॉन है, वो अपने अंदर से ये वाला इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। ये देखें, अगर वो अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो पीछे प्रोटॉन हो जाएगा। इसका मतलब जो कॉपर है उसके थे 29 और 66, लेकिन इस कॉपर का जब न्यूट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो पीछे ये 66 की बजाय एक प्रोटॉन यहाँ बढ़ गया, तो 29 प्लस 1 यानी आपके पास उसके प्रोटॉन हो गए 30, और ये आपके पास का एटॉमिक मास है।
तो प्रोटॉन ज्यादा हो गए, इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसको बीटा पार्टिकल भी कहते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपके पास एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी, तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाता है। और आपको पता होगा कि मैडम क्यूरी जो थी उसने भी रेडियो एक्टिविटी पे बहुत काम किया था। इवन शी डाइड बाय द एक्सेसिव रेडियो एक्टिव रेडिएशंस। उसकी एक बीमारी का नाम भी होता है स्पेसिफिक, जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई थी। वो अपनी जेब में डाल के घुमा करती थी रेडियो एक्टिव एलिमेंट। डेफिनेटली शी वाज नॉट अवेयर एट दैट टाइम दैट हाउ मच कैटास्ट्रोफिक दीज एलिमेंट्स कैन बी, सो देयरफॉर उसके ऊपर इफेक्ट आया। अच्छा जी, ई ओवर एम वैल्यू, ई ओवर एम वैल्यू इलेक्ट्रॉन की निकाली गई थी कंपैरिजन मेथड से, जिसकी वैल्यू थी इतनी, हमें याद रखनी है, रट्टा लगाना है इन वैल्यूज का, बिकॉज वो यार इन पीपीएससी तो कहीं पर रट्टे वाली चीजें आ जाती हैं। फिर मिलीकन ऑयल ड्रॉप मेथड के जरिए जब उन्होंने निकाला तो उन्होंने ई ओवर एम वैल्यू भी निकाल ली और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकाल लिया। अब ई ओवर एम वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1.7588 इंटू 10⁻11, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, 1.602 इंटू 10⁻19। तो यहाँ से जब आपने इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल किया तो आपके पास ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। यहाँ पर मैंने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किलोग्राम और एटॉमिक मास यूनिट में दिए हुए हैं। वन देखें, मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट, ये प्रोटॉन का मास जो है ना, न्यूट्रॉन ये 4 पॉइंट ज़्यादा होता है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं होता। और जिसे हमने कहा था ना 1836 एंड 1840 इलेक्ट्रॉन का मास है। ये एक ऑब्जेक्टिव पूछा गया था इन द पेपर ऑफ 2017 पीपीएससी, मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैसे तो एफएससी का क्वेश्चन है, इसमें आपने सिंपल क्या करना है, 9.1 इंटू 10⁻31 जो आपके पास किलोग्राम्स है ना मास इलेक्ट्रॉन का, ये एक इलेक्ट्रॉन का है, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एवोगैड्रोस नंबर। तो आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर आप 9.1 इंटू 10⁻31 को मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर के साथ, तो जो आंसर आएगा वो किलोग्राम में आएगा। आप इसको फिर ग्राम मिलीग्राम में कन्वर्ट कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा 55 मिलीग्राम, 0.55 मिलीग्राम आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये आप लोग कन्वर्ट कर लीजिएगा। खैर, तो इसके बाद जी हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड ने 1911 में, एक्चुअली रदरफोर्ड के स्टूडेंट्स काम कर रहे थे इसके ऊपर ना, तो उन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर देखा कि उन्होंने गोल्ड की फॉयल रखी। एक्चुअली वो क्या चाह रहे थे, आप रदरफोर्ड की बुक पढ़ेंगे ना तो उसमें उसने एक बड़े खूबसूरत बात लिखी है। उसने कहा ये अल्फा पार्टिकल्स का टकरा के वापस आना, क्योंकि रदरफोर्ड से पहले का जो मॉडल था ना, मैं अगर आपको थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड बता दूं कि रदरफोर्ड से पहले एक्चुअली मॉडल था कौन सा जी। रदरफोर्ड से पहले मॉडल था प्लम पुडिंग, और प्लम पुडिंग जो था, ये आपको पता होगा कि ये मॉडल किसने दिया था, जे थॉमसन ने ये मॉडल दिया था। प्लम पुडिंग मॉडल के अकॉर्डिंग एक एटम के अंदर जैसे पुडिंग्स होती है ना, जैसे तरबूज में बीज होते हैं, ऐसे पूरे एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन फैले हुए हैं पूरे एटम के अंदर। तो ये रदरफोर्ड के स्टूडेंट्स एक्चुअली काम कर रहे थे और वो शरारत कर रहे थे। शरारत क्या थी, उन्होंने गोल्ड की फॉयल ली, जिसे आप कहते हैं सोने के वर्क है, बड़ा बारीक होता है, अगर आप उसकी देखेंगे ना तो ये 0.00004 सेंटीमीटर उसकी विड्थ थी। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसके ऊपर हीलियम पॉजिटिव यानी अल्फा पार्टिकल बम्बार किए। ये बड़े हैवी पार्टिकल्स थे। उनकी सोच क्या थी, उनकी सोच ये थी कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स हैं, यानी 2 प्रोटॉन्स है इसके अंदर, बड़ा हैवी पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल को बड़ा हैवी पार्टिकल समझा जाता था। तो उन्होंने कहा जब ये आके इससे टकराएगा ना तो ये इसके अंदर से यू पास कर जाएगा और ये जो शीट है ये फट जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। पुडिंग मॉडल जो था ना वो यही था कि प्लम पुडिंग में तो पूरे फैले हुए हैं, अकेला प्रोटॉन है, अकेला इलेक्ट्रॉन है, तो जब ये टकराएंगे तो ये चीर फाड़ के निकल जाएगा इनको। तो रदरफोर्ड कहता है कि जो ये पॉजिटिव चार्जेस थे, एक्चुअली हुआ क्या था कि ये है ना आपके पास गोल्ड फॉयल, इस गोल्ड फॉयल पे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने देखा कि यहाँ से ना जो ये उनकी मशीन है, जो स्टूडेंट्स ने देखा था, इसके ऊपर ना यहाँ ग्लो पैदा होना शुरू हो गया, स्पार्किंग पैदा होना शुरू हो गई है इसके ऊपर। वो बच्चे डर गए, उन्होंने समझा कि शायद मशीन खराब हो गई है। मशीन तो मैकेनिकली बिल्कुल ठीक थी, आप समझ रहे हैं कि वो यहाँ से टकरा के वापस आ रहे थे। उनके ज़हन में था कि ये सारे के सारे निकल के फोटोग्राफिक प्लेट पे लगेंगे। ज़्यादा तो फोटोग्राफिक प्लेट पे लग रहे थे, लेकिन कुछ फोटोग्राफिक प्लेट पे नहीं आ रहे थे और यहाँ पे अजीबो-गरीब सी स्पार्किंग हो रही थी, ग्लो पैदा हो रहा था या चमक पैदा हो रही थी या कुछ डिटेक्शन हो रही थी। फिर जो रदरफोर्ड था वो आया, उसको बताया गया कि ये प्रॉब्लम आई है, तो रदरफोर्ड ने इस चीज़ को जज किया कि ऐसा नहीं हो सकता, मशीन तो ठीक है। तो रदरफोर्ड के वर्ड्स हैं
I was really shocked at that time when alpha particle striked back from the gold foil. कहता है मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉयल से वापस आ रहे हैं, क्योंकि गोल्ड फॉयल को एक टिश्यू से उसने रिप्रेजेंट किया है। उसे कहा ये बिल्कुल ऐसे ही था कि आपके पास एक टिश्यू पेपर हो और आप इसके ऊपर एक बास्केटबॉल फेंक रहे हो। इट इज जस्ट लाइक दैट यू आर थ्रोइंग अ बास्केटबॉल ऑन अ टिश्यू पेपर एंड द बास्केटबॉल इज बाउंसिंग बैक। तो उस वक्त क्या हुआ कि इस वजह से रदरफोर्ड के जहन में आया कि नहीं भाई, देयर इज समथिंग दैट इज मिसिंग हियर। तो फिर उसने इस कॉन्सेप्ट को उजागर किया था कि नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये अकेले अकेले मौजूद है। उसने कहा इसके अंदर सेंटर में कोई डेंस न्यूक्लियस मौजूद है, यहाँ पर कोई डेंस न्यूक्लियस है जिसमें सारे प्रोटॉन्स हैं और मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एटम जो है वो एम्प्टी है। यहां से टकराने के बाद ये वापस आ सकते हैं, बाकी ये निकलते जा रहे हैं, बाकी इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कुछ शार्प्स एंगल पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और ज्यादातर, खैर ये आप बच्चों को पढ़ाते भी होंगे, फिर इसमें जिंक सल्फाइड यूज किया गया था एज अ डिटेक्टर। रदरफोर्ड ने प्लानिटरी मॉडल प्रपोज किया था। दो किस्म के कंसेप्ट थे ना, क्लासिकल, तो ये क्लासिकल फिजिक्स की बात हो रही थी। कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है, याद रखिएगा उस वक्त डिस्क्रीट पैटर्न नहीं होता था। आप में से किसी ने केसेट्स देखी हुई हैं? मलिक साहब आपने केसेट्स देखी होंगी? देखी हुई है। हाँ, वो आपने देखा होगा, फर्ज करें वो केसट के दो साइडें होती थी, आपको याद होगा ऐसे, और इसके ऊपर यस एक सर। रील चला करती थी। यस सर। अब तो एफएससी वाले बच्चों को ये मिसाल दे रहे हो ना, तो उनको समझ नहीं आती कि हम क्या कह रहे हैं। तो अच्छा, ये रील यस चलती थी सर। तो आपको पता होगा इसमें 5 गाने होते थे एक साइड पे, जी सर ऐसे। और उसके बाद दूसरी साइड चेंज करके लगाते थे हम, तो छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां, ये यूं होता था ना। यस सर। तो वो पेंसिल के साथ भी इस रील को मूव करते थे, उंगली के साथ भी मूव करते रहते थे। खैर, यस सर। अगर पहला गाना है, लेट सपोज हम पहला गाना कर लेते हैं जी, पहला गाना तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, और 5वां गाना उड़ी बाबा उड़ी बाबा। तो अगर पहले गाने के बाद 5वां गाना आप सुनना चाहते हैं तो आप कैसे जाएंगे 5वें गाने तक? कि आप डायरेक्ट पहले से 5वें में जाएंगे? जी मलिक साहब, नहीं सर। आप क्या करेंगे? नहीं सर। आप पहले को फास्ट फॉरवर्ड करेंगे दूसरे में, दूसरे से फास्ट फॉरवर्ड तीसरे में, तीसरे से फास्ट फॉरवर्ड चौथे में, और चौथे से फास्ट फॉरवर्ड 5वें में। सेम यही कॉन्सेप्ट यहां अप्लाई हो रहा था। रदरफोर्ड ने कहा था कि अगर पहले से दूसरे में जाना है तो आपको कॉन्टिन्यूसली पहले ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाना पड़ेगा, दूसरे से तीसरे में जाना पड़ेगा, तीसरे से चौथे में जाना पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त डिस्क्रीट पैटर्न का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, कॉन्टिन्यूस पैटर्न का कॉन्सेप्ट था। तो लेकिन अगर एक्चुअली देखा जाए, अगर ये पैटर्न होता ना एटम का और आप इसका ग्राफ बनाते, तो ग्राफ के अंदर वैल्यूज कुछ यूं आती, कॉन्टिन्यूस ग्राफ आपके पास मिलता, डिस्क्रीट ग्राफ ना मिलता। अब यहां पर एक क्वेश्चन भी है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है आइंस्टाइन की। आइंस्टाइन ने क्या क्वेश्चन किया था? आइंस्टाइन को एक क्वेश्चन पे ना क्लास से निकाल दिया गया। आइंस्टाइन सेड व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? तो जी सॉरी सजाद, किधर गए वो? मैंने आपको म्यूट किया है, आपका शोर आ रहा था। जी मलिक साहब, आप अनम्यूट रहने दें अपने आप को। अच्छा, अब आइंस्टाइन का एक क्वेश्चन था अपने टीचर से। आइंस्टाइन ने कहा, ये जरा सारे तवज्जो से सुनिएगा, ये क्योंकि फिजिक्स की थोड़ी सी बातें इसमें आ रही हैं, लेकिन है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक। ये एक गाड़ी है। जी मलिक साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी। अच्छा, ये यस सर गाड़ी आवाज आ खड़ी रही है, फर्ज करें कि गाड़ी की वेलोसिटी है 0, मेरा आपसे क्वेश्चन है, और लाइट इसमें से निकल रही है, तो लाइट की स्पीड क्या होगी? यही 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। जी मलिक साहब, ऐसे ही है। है। यस सर। अच्छा, अगर ये गाड़ी फर्ज करें चल रही हो 10⁻² मीटर पर सेकंड की स्पीड से, अब इसके आगे से निकलने वाली लाइट की स्पीड क्या होगी? जी, जो भी आंसर आता सर है दे इससे दें। मल्टीप्लाई करने। हाँ, आपके मुताबिक 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, और इसमें हम 10⁻² मीटर पर सेकंड ऐड कर देंगे, यस सर। तो स्पीड ऑफ लाइट तो बढ़ गई। जी, किसी को इस बात यस। पे इतराज तो नहीं है मलिक साहब की बात पे? उन्होंने ठीक है, अगर किसी को इतराज है तो हाथ खड़ा कर सकता है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक समझने के लिए, क्योंकि यहाँ से बड़े कॉन्सेप्ट क्लियर होने हैं आप लोगों के अबाउट क्वांटम केमिस्ट्री एंड क्वांटम फिजिक्स है एक्चुअली।
तो ज्यादातर लोगों के मेरे ख्याल से जेन में यही आंसर है कि स्पीड ये हो जाएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि 1894 में 1890s में मैक्सवेल ने ये बात प्रूव कर दी थी कि स्पीड ऑफ लाइट हमेशा फिक्स होती है, वो कभी भी इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो हाउ इट इज पॉसिबल कि आप स्पीड ऑफ लाइट को बढ़ा रहे हैं? अब ये हमारे जहन में बड़ा कॉन्सेप्ट आता है कि हाउ इट इज पॉसिबल भाई, कि वो कह रहा है कि फिक्स है, जबकि हमें लग रहा है कि लाइट निकल रही है और लाइट की स्पीड तो बढ़नी चाहिए, रुकी गाड़ी की स्पीड और होगी और चलती गाड़ी की स्पीड और होगी। क्यों मलिक साहब, ऐसे ही है जी? यस सर। अब यहां पर जरा बात तवज्जो से समझिएगा। ये जब बात हुई तो आइंस्टाइन ने क्वेश्चन किया अपने टीचर से, उसने कहा अगर ऐसा, यही सेम आंसर उसके टीचर ने भी कहा था कि उसमें स्पीड ऐड हो जाएगी। तो उसने कहा अच्छा फर्ज करते हैं ये एक क्रिकेट मैच हो रहा है, ये आइंस्टाइन की बुक है, आप उसमें देखेंगे ना इनकी लाइफ स्टोरी के बारे में। ये एक बैट्समैन है और यहां पर बॉलर है। बॉलर यहां से फर्ज करें स्पीड ऑफ लाइट से तेज बॉल फेंकता है, यानी जो बॉलर बॉल करने वाला है, क्योंकि कोई भी चीज स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेज हो सकती है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, कि स्पीड उसमें ऐड हो जाएगी। यहां पर एक ऑब्जर्वर खड़ा है और ये बॉल हम कैसे देख रहे हैं, ये बॉल हम इस तरह देख रहे हैं कि लाइट आके इस बॉल पे टकरा रही है और इस ऑब्जर्वर की आंख में आ रही है। जी, ये बात समझ आ रही है आपको साथ साथ कि ये बॉल है, बॉल की स्पीड स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा है और आपके पास बॉल जब वो फेंक रहा है तो वो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा है। लाइट इस बॉल पे टकरा रही है और इस ऑब्जर्वर के पास आंखों में आ रही है और ये ऑब्जर्वर इस बॉल को देख रहा है। जी मलिक साहब, ये समझ आ रही है आपको? यस सर। अच्छा, अब ये बताएं कि अगर बॉल की स्पीड स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा है तो ऑब्जर्वर को बॉल नजर आ रही होगी उसके हाथ में, जबकि बॉल विकेटों पे पहुंच गया होगा। तो क्या ऐसा यस। मुमकिन है कि आपको एक बॉलर के हाथ में बॉल नजर आ रहा हो और वो विकेटों पे पहुंच गया हो? इज दिस पॉसिबल? दिस इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपको एक चीज मेरे हाथ में भी नजर आ रही है और मैं कहूँ वो दूसरी जगह पर मौजूद है। तो यहां से वैसे तो आइंस्टाइन को इस क्वेश्चन पे क्लास से बाहर निकाल दिया गया था। अब इस क्वेश्चन का आंसर इसको प्लैंक्स ने दिया था और प्लैंक्स ने इसको जो आंसर दिया था दैट इज नोन एज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। हमें ये लगता है कि गाड़ी के आगे से निकलने वाली जो लाइट है वो उसकी स्पीड बढ़ जानी चाहिए गाड़ी के चलने के साथ साथ, एक्चुअली ऐसा नहीं हो रहा। और उसकी रीजन क्या है कि ये लाइट इसके साथ कॉन्टिन्यूस नहीं है। ये लाइट इसकी देखें, लाइट निकल रही है ना तो इसके साथ अटैच नहीं हुई, अगर अटैच हुई होगी तो स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन लाइट निकल कैसे रही है इस गाड़ी में से? अगर आप देखेंगे इस गाड़ी में से लाइट निकलती हुई तो लाइट तो पैकेट्स की सूरत में निकल रही है, उसका तो पीछे से कनेक्शन ही कोई नहीं बाकी रहा। तो ये पैकेट्स की सूरत में निकल रही है, कॉन्टिन्यूस पैटर्न में नहीं निकल रही। एनर्जी एमिटेड और अब्सॉर्ब कॉन्टिन्यूसली। अब ये कॉन्सेप्ट गलत था, एनर्जी कॉन्टिन्यूसली एमिट या एब्जॉर्ब नहीं होती। यहाँ पे मैंने लिखना था नो डजंट, एनर्जी डजंट एमिट और एब्जॉर्ब कॉन्टिन्यूसली। तो ये आपके पास फिर डिफरेंट तरीकों से रिलीज करती है और फिर इसके अंदर उसने प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू इंट्रोड्यूस करवाई वगैरह वगैरह। इसमें ऑब्जेक्टिव पॉइंट है प्लैंक्स की, वो जो प्लैंक्स कांस्टेंट है एच, उसकी वैल्यू आप लोग याद कर लीजिएगा। और ये चीज़ें आ गई आपके पास, ठीक है। अच्छा याद रखें ये होल नंबर की सूरत में होती है एनर्जी। यही बात जो थी ये उसने बोहर ने यूज की थी ना, कि आपके पास ये नहीं होगा, या आपके पास पहला ऑर्बिट होगा या दूसरा ऑर्बिट होगा या तीसरा ऑर्बिट होगा या चौथा ऑर्बिट होगा। आप दूसरे और तीसरे के दरमियान में कोई 2.5 ऑर्बिट नहीं रख सकते या 1.5 ऑर्बिट नहीं रख सकते। इसे डिस्क्रीट पैटर्न कहते हैं। ये डिजिटल कॉन्सेप्ट है। और ये डिजिटल कॉन्सेप्ट क्या है? ये हमारे हाथों में जो मोबाइल फोन है, आपके पास 10 गाने हैं, आपने पहला गाना लगाना आप उस पर टच कर लें, आपने 10वां गाना लगाना आप 10वां गाना टच कर लें। ये आपके पास एक्चुअली क्या है? ये डिस्क्रीट पैटर्न है, ये डिजिटल है। रदरफोर्ड के दौर में डिजिटल का कॉन्सेप्ट नहीं था, ये बाद में आया था। यानी रदरफोर्ड ने जब थ्योरी प्रपोज की थी तब चीजों को समझा जाता था कॉन्टिन्यूस फैशन में, डिजिटल समझा ही नहीं जाता था। और फिर जो हमारे पास आ गए कुछ कॉन्सेप्ट में, एक मिनट देख लूं जी। तो इसके बाद भी क्वांटम थ्योरी के बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में आप जानते हैं, बीम ऑफ एनर्जी स्ट्राइक करती है और वो इलेक्ट्रॉन को मूव करवाती है फ्रॉम द
पाथ उसको मूव करवा देती है फोटोइलेक्ट्रिक के बारे में। इसके रिटार्डिंग पोटेंशियल था कि कितना पोटेंशियल चाहिए इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए, वहाँ से आप वी मैक्सिमम की वैल्यू निकालते हैं, ये भी आप लोग पढ़ेंगे। इसको सैचुरेशन करंट भी कहा जाता है। वी मैक्सिमम इज नोन एज सैचुरेटेड करंट। सिंपल, अगर आप ये टॉपिक पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप में से मोस्टली लोगों ने ये पढ़ा होता है, इसलिए मैं इसकी थ्योरी पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, सिर्फ मैंने इक्वेशन लिख दी है। आइंस्टाइन ने ये कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता कि सारी की सारी एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हो जाए। इसमें तीन चीज़ें होंगी। पहले इलेक्ट्रॉन को सरफेस पे लाया जाएगा, फिर सरफेस से रिलीज करवाया जाएगा, और फिर उसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। तो ये नीचे उसकी सारी इक्वेशंस भी गिवन है, आप लोग यहाँ से पढ़ लीजिएगा नोट से। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर एक बात आएगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। याद रखें, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी ऑफ बीम के, लेकिन उसमें एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड होना चाहिए। मैंने वेरी स्टार्ट में कहा था कि रेड लाइट अगर किसी बॉल पे पास करेगी जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो रेड लाइट से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जहां पे ब्लू लाइट पड़ेगी वहां पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि रेड लाइट की वेवलेंथ बड़ी होती है, एनर्जी कम होती है। इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाने के लिए एक स्पेसिफिक एनर्जी चाहिए जिसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। अगर वो अचीव नहीं होगी तो आपके इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे। इसका मतलब ब्लू लाइट में इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, रेड में इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकते। और यहीं से अगर आपको याद हो, मलिक साहब तो तस्वीरें धुलवाने जाते थे जब पुराने कैमरे में, रील वाले कैमरे में, कभी देखा है आपने उसको धुलवाते हुए? आप में से अक्सर लोगों ने शायद कभी ऑब्जर्व किया होगा। मैं तो छोटा ही नहीं, बचपन में हम लोगों ने देखा हुआ है, आप लोग मुझसे भी छोटे हैं जरा चंद एक साल, तो आप लोगों ने शायद ना देखा हो कि वहां पर रेड कलर की लाइट होती थी जहां पर ये तस्वीरें धुल रही होती थी। वहां पे ब्लू लाइट या कोई और लाइट नहीं होती थी, और वो कहते थे अगर रील के ऊपर ब्लू लाइट पड़ गई तो रील खराब हो जाएगी। वो एक्चुअली उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स का पैटर्न होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, फोटोग्राफिक प्लेट डिस्ट्रॉय हो जाती है आपकी। अच्छा जी, अब आते हैं कॉम्पटन इफेक्ट पे। कॉम्पटन इफेक्ट था कि अगर एक फोटोन इलेक्ट्रॉन के साथ टकराता है तो उसमें क्या फर्क आता है। तो ये उनकी दो इक्वेशंस बनी थी। इस इक्वेशन के मुताबिक अगर ये फोटोन टकरा रहा है उसके साथ, एंगल जीरो बन रहा है, तो यहाँ पर कॉस जीरो वन हो जाएगा और वन माइनस वन जीरो। यानी अगर आपके पास इस, देखें ये बात जरा तवज्जो से सुन लें, कि यहाँ पर अगर ये फोटोन आके इस इलेक्ट्रॉन के साथ टकराए और ये इलेक्ट्रॉन साई एंगल से मूव करेगी। अब अगर इस साई एंगल की वैल्यू जीरो है, यानी वो मूव नहीं करता, वो जैसे जा रहा है वैसे ही जाता रहता है, तो इसका मतलब चेंज इन वेवलेंथ जीरो है। अगर ये 180 डिग्री के एंगल पे मूव कर जाता है, बैक आ जाता है, तो आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। और अगर ये एंगल 90 डिग्री का, ये भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट है, तो आपके पास ये लैम्डा सी के बराबर होगी। और मैक्सिमम लैम्डा की वैल्यू जो होती है वो 0.048 ऑंगस्ट्रॉन आती है अकॉर्डिंग टू कॉम्पटन इफेक्ट। ओके, तो इसके बाद जी ये इक्वेशन है सिंपल, आप लोग पढ़ेंगे क्लियर होगा। बोहर मॉडल के बारे में डायरेक्टली आ जाते हैं। उसने रेडियस को फाइंड किया और उसने एनर्जी को फाइंड किया था। रेडियस की इक्वेशन थी 0.529 ऑंगस्ट्रॉन थी इंटू एन स्केयर। एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, यानी पहला ऑर्बिट और दूसरे ऑर्बिट में 4 गुना का एन स्केयर है ना, पहले ऑर्बिट में 1 स्केयर आएगा और सेकंड ऑर्बिट में 2 स्केयर आएगा। तो याद रखिए, अगर वो आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि पहले ऑर्बिट से चौथा ऑर्बिट कितना दूर होता है, तो आप कहेंगे जी हमारे पास रेडियस की वैल्यू है 0.529 मल्टीप्लाई बाय एन स्केयर। तो यहाँ पर अगर पहले ऑर्बिट से चौथे ऑर्बिट को देखना है तो एन की जगह 4 आ जाएगा, तो 4 का स्केयर कितना हो जाएगा, 16 टाइम्स दूर होगा इसके अंदर इलेक्ट्रॉन। तो एक कॉन्सेप्ट इसमें ये याद रखने वाला है थोड़ा सा जी। इसके बाद जी एनर्जी है, और ये उसने जूल्स के अंदर निकाल ली, और फिर जब इस एनर्जी को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये किलो जूल्स पर मोल में आ जाएगी। और फिर उसका जो कारनामा था कि दो ऑर्बिट्स के दरमियान में, मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन का ऑर्बिट है पहले, बोहर को इस पे नोबेल प्राइज मिला था ना, ये उसका प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है पहले ऑर्बिट में। अगर मैं चाहूं कि ये इलेक्ट्रॉन निकल के इन्फिनिटी में चला जाए, तो कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी एटम से इन्फिनिटी में चला जाता है तो इसको कहते हैं आयोनाइजेशन ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। तो n1 से n इन्फिनिटी में भेजना, और इक्वेशन आपके पास ये है, तो ये है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। और आज की मॉडर्न मशीन भी एग्जैक्टली यही वैल्यू फाइंड आउट करती हैं। इट्स समथिंग मोस्ट अमेजिंगली हम देख सकते हैं इसके अंदर। अच्छा जी, तो इसके बाद जी बोहर के जो डिफेक्ट थे,
बोहर ने वेव नंबर्स तक निकाले थे, मैंने इक्वेशन दी है आप लोगों के सामने। इस इक्वेशन में जो ये कांस्टेंट आता है ना, वेव नंबर में जो कांस्टेंट आता है, इसको रेडबर्ग्स कांस्टेंट कहते हैं। ये इसने बोहर से पहले एक कांस्टेंट बना लिया था, जिसको रेडबर्ग्स कांस्टेंट कहा जाता है। इसके यूनिट वेव नंबर के पर मीटर में आते हैं। उसके अलावा जी बोहर के डिफेक्ट ये थे कि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे अप्लाई नहीं होता, और ये प्लेनर ऑर्बिट्स के लिए नहीं है, नॉट प्लेनर ऑर्बिट। इसके अंदर सिर्फ सर्कुलर पाथ के लिए था, प्लेनर ऑर्बिट्स के लिए नहीं था। अच्छा, इसके अंदर जीमेंस इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस की बात नहीं कर सकते थे इसके अंदर, और जीमेंस एंड स्टार्क्स इफेक्ट की बात नहीं हो सकती। जीमेंस एंड स्टार्क इफेक्ट क्या था कि फर्ज करें आपके पास इलेक्ट्रॉन है N2 में और वो नीचे आ रहा है N1 में, तो बोहर ने कहा कि वो एक स्पेक्ट्रल लाइन रिलीज करेगा। लेकिन जब आपने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा, इस लाइन को, या इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो ये लाइन जो थी ये फर्दर छोटी छोटी लाइंस में कन्वर्ट हो गई थी, क्योंकि उस वक्त सिर्फ ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट था, ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट नहीं था। आज हम जानते हैं कि अगर दूसरे ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आना है तो वो कहाँ से आना है। दूसरे ऑर्बिट के दो हिस्से हैं, 2sp और 2p भी है, फिर p के आगे तीन हिस्से हैं, x y z। तो x से आने वाले की एनर्जी हो रहा है, y से आने की हो रहा है, z के आने से हो रहा है, 2s के आने से एनर्जी हो रहा है। तो यूं आपके पास डिफरेंट पैटर्न ऑफ एनर्जी शो होगा। लेकिन बोहर के जमाने में ये नहीं था। बोहर के जमाने में सिंपल एक चीज थी, ऑर्बिट्स हैं, और उसने सर्कुलर पाथ प्रेडिक्ट किया था ऑर्बिट्स के लिए, जो एक्चुअल में सर्कुलर नहीं होता है, जो अभी हम देखेंगे। तो इसके अंदर जो करेक्शन ऑफ मैस थी, आपने रिड्यूस मैस इक्वेशन पढ़ी होगी, तो सिंपल जहां पर ये मैस आ रहा है ना, उसकी जगह पर रिड्यूस मैस इक्वेशन लगा दी गई थी, इसको करेक्ट करने के लिए थोड़ा सा। तो ये इसमें एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट था, मैंने लिख दिया। खैर, इसके बाद सोमरफील्ड ने मॉडिफाई किया था। सोमरफील्ड में ना उसने कहा था इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट की अमाउंट फिक्स है। अब सोमरफील्ड की मॉडिफिकेशन अक्सर लोगों को समझ नहीं आती। मेरे ख्याल से आप में से मोस्टली ऐसे लोग होंगे जिन्होंने सोमरफील्ड को शायद छोड़ दिया होगा बीएससी के अंदर भी। ये देखिएगा, सोमरफील्ड ने क्या कहा था। सोमरफील्ड ने कहा था, बोहर ने कहा कि ऑर्बिट ऐसे है, ये प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन सर्कुलर घूम रहा है। सोमरफील्ड ने कहा नहीं, बिल्कुल ये प्रोटॉन है और ये इसका शेल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसके अंदर शेल में नहीं मूव कर रहा, सर्कल में मूव नहीं कर रहा, बल्कि इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है इसके अंदर एलिप्टिकल पाथ में, यूं, यानी इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन एलिप्टिकल पाथ, यूं। और अगर आप यहां से देखें तो एक बड़ी बड़ी ये, अरे वाह, आज तो बड़ा अच्छा जी। तो उसने कहा था ये इसके अंदर मूव कर रहा है और इसका दो एक्सिस बनेंगे इसकी वजह से, एक मेजर एक्सिस बनेगा और एक माइनर एक्सिस बनेगा। यहां देखें, ये एक मेजर एक्सिस कहलाता है और एक माइनर एक्सिस कहलाता है। तो इसके अंदर उसने कहा था कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन ऑप्टिकल पाथ विद डिफरेंट ई सेंट्राई। अब जो लोग ये समझते हैं इसको क्या कहते हैं इसको, आप मैथ्स पढ़े हुए हैं तो आप समझते हैं कि ई सेंट्राइज पॉइंट क्या कहलाते हैं। इसके दो पॉइंट्स है ना, ये शॉर्ट रेडियस के और ये लॉन्ग रेडियस के, इनको ई सेंट्रिसिटीज कहते हैं। तो इसमें इसने यहाँ पर मॉडिफिकेशन की थी, यानी जो एनर्जी इक्वेशन थी ना, उसने यहाँ पर उसके अंदर ये मॉडिफिकेशन की थी। और इलेक्ट्रॉन विद डिफरेंट रेडिएट मीन डिफरेंट इलेक्ट्रिक फोर्स फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट वेरी करेगी। ये दो पॉइंट्स थे इसके। और उसने कहा था कि जब वो, ये देखें, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जब ये इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ न्यूक्लियस के करीब आएगा तो एनर्जी बढ़ जाएगी, और जब न्यूक्लियस से दूर जाएगा तो एनर्जी कम हो जाएगी। तो उसने कहा था ऑर्बिट के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स हैं जिनकी एनर्जी डिफरेंट होती है। और यही कॉन्सेप्ट बाद में आपने पढ़ा था कि 2s एंड 2p, ऑर्बिट वही है आपके पास l, लेकिन 2s की एनर्जी कम है, 2p की एनर्जी ज्यादा है। तो ये बात उसने की थी सोमरफील्ड में। तो खैर, ये फिर डिटेल में अगर आपका कभी इंटरेस्ट होगा फिजिकल पढ़ने का तो उसमें आप लोगों को समझ आएगी। मीनवाइल याद रखें कि उसने जो दो तीन चीज़ें की थी मोटी मोटी, वो मैंने बता दी हैं। स्पेक्ट्रम के हवाले से मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी कि स्पेक्ट्रम आपके पास दो किस्म के होते हैं, कॉन्टिन्यूस एंड लाइन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है ये लाइन स्पेक्ट्रम की है, इसमें एमिशन एंड अब्जॉर्प्शन आ जाती है, लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, पी फंड। इन्फिनिटी से अगर पहले ऑर्बिट में आ रहा है तो लाइमन, दूसरे में बाल्मर, तीसरे में पास्टन, चौथे में ब्रैकेट और पांचवें में पी फंड। तो इसमें यूवी, विजिबल और IR रेडिएशंस है। ये आप लोगों को ऑब्जेक्टिव्स हैं जो याद रखने हैं। ड्यूल नेचर ऑफ मैटर में आपको याद होगा डी ब्रॉगले हाइपोथेसिस, याद रखिएगा, डी ब्रॉगले का हाइपोथेसिस था पीएचडी का। और ये सारे जो आइंस्टाइन वॉज नॉट पीएचडी डॉक्टर, ये भी याद रखिएगा।
क्योंकि कभी डॉक्टर आइंस्टाइन आपने नहीं पढ़ा होगा, आइंस्टाइन ने सिंपल मास्टर्स किया हुआ था, हमारी तरह वो एमफिल या पीएचडी नहीं कर रहा था, बट ही वाज रियली अ जीनियस। तो व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम कि ये डी ब्रॉगले हाइपोथेसिस जो था, उसने अपना थ्योरेटिकल फिजिक्स में पीएचडी के लिए जमा करवाया था हार्वर्ड में, आई थिंक सो, मुझे यूनिवर्सिटी का शायद हार्वर्ड थी, हार्वर्ड ही होगी शायद। तो ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा था उसका थीसिस, फिर ये थीसिस एवेल्युएट करने के लिए भेजा गया था बोहर इसको सॉरी आइंस्टाइन को। आइंस्टाइन ने इसकी इस इक्वेशन को माना था कि ही इज वेरी राइट, लेकिन ये क्योंकि बात एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं हो पाई थी, तो फिर ये एक्सपेरिमेंटली बात प्रूफ की थी डिवियन एंड जर्मर ने। अब ड्यूल नेचर ऑफ मैटर में सिंपल बता देता हूं लफ्जों में कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेगा वेव की तरह और हिट करेगा पार्टिकल की तरह, यानी इलेक्ट्रॉन मूव्स लाइक अ वेव, हिट लाइक अ पार्टिकल। अब इसमें यह था कि हर चीज जो मैस है ना, दुनिया की कोई भी चीज जिसका मैस है वो वेव भी होगी साथ ही एक टाइम पे। इस इक्वेशन में उसने ये इक्वेशन निकाली थी। अब आप देखो, अगर माइक्रोस्कोपिक बॉडी है जैसे इलेक्ट्रॉन है, तो उसका ये मैस है, ये उसकी वेलोसिटी है, तो जब ये वैल्यूज पुट की तो आपके पास आंसर आ रहा है 3.16 × 10⁻⁻10। और याद रखें, वेवलेंथ को मेजर करने का जो मिनिमम यूनिट हमारे पास है वो है एंगस्ट्रॉम। तो इसका मतलब इसकी वेव्स हम किसी मशीन के जरिए डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें जैसे मैस है 1 ग्राम का, 10⁻³ किलोग्राम, और वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, अब इसकी वेव कितनी छोटी आएगी? इसकी वेव आ रही है 0.66 × 10⁻31। इतनी छोटी वेव है कि उसको डिटेक्ट ही नहीं किया जा सकता। तो मैक्रो बॉडीज जैसे आप और मैं, हमारे अंदर भी वेव नेचर है, लेकिन वो वेव इतनी छोटी है, इतनी छोटी है कि उसको डिटेक्ट किया नहीं जा सकता। तो इसलिए दुनिया की हर चीज मैटर भी है और वेव भी है। डिवीजन एंड जर्बर को नोबेल प्राइज मिल गया इस एक्सपेरिमेंट पे, क्योंकि उन्होंने निकल के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स को फॉल करवाया था और उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन वेव्स की तरह आपस में पैटर्न जनरेट कर रहे हैं, डायफ्रैक्शन पैटर्न। और डायफ्रैक्शन जनरेट करना वेव्स का काम है। डायफ्रैक्शन पैटर्न क्या होता है? ये होता है डायफ्रैक्शन, ये जो इसमें ये पैटर्न आ रहे हैं ना, ये वाले एक दूसरे के साथ, ये पैटर्न को डायफ्रैक्शन पैटर्न कहते हैं। तो ये वेव नेचर होती है, ये पार्टिकल नेचर नहीं होती। पार्टिकल्स कैन नेवर डायफ्रैक्ट। एक पार्टिकल ये है और एक पार्टिकल ये है, तो ये इधर टकराएगा और ये इधर टकराएगा एग्जैक्टली 1 और 2 पोजीशन पे। लेकिन जो वेव्स हैं वो आपस में यूं चलती हुई आएंगी ना इसमें से, और ये वेव यूं चलेगी। तो वेव एक दूसरे के साथ डायफ्रैक्ट कर सकती हैं, पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ डायफ्रैक्ट नहीं कर सकते। तो इलेक्ट्रॉन ड्यूल नेचर कैसे है? इलेक्ट्रॉन का मैस भी एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब ये पार्टिकल है, और इलेक्ट्रॉन्स ये आपस में डायफ्रैक्शन भी करते हैं, इसका मतलब ये वेव्स भी हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव लाइक अ वेव, हिट लाइक अ पार्टिकल, ये बात याद रखेंगे जी आप लोगों ने। इसके बाद आ जाते हैं हाइजेनबर्ग पे। हाइजेनबर्ग ने बोहर को तोड़ मरोड़ दिया था, उसके मॉडल को। बोहर वाज ओनली 26 ईयर ओल्ड जब इसने अपना मॉडल प्रपोज किया था, और हाइजेनबर्ग जो था ये भी उस वक्त को 24-25 साल का था गालबन जब इसने अपना मॉडल प्रपोज किया था। और जो बोहर था ये अपने फुटबॉल टीम के अंदर बड़ा अच्छा प्लेयर था, नेशनल टीम के अंदर। इसका छोटा भाई बोहर का वो मैथमेटिशियन था बहुत बड़ा, और उसने वो अपनी गालबन गोल कीपर था फुटबॉल टीम में। तो हमारे तो यहाँ कहा जाता है जी आप पढ़ते ही रहे, पढ़ते ही रहे, तभी कामयाब होंगे, वैसे तो आप नाकाम हो जाएंगे। खैर वो खेलते कूदते थे, खुश रहते थे, हम लोग पढ़ते हैं और बेचारे उदास रहते हैं। तो हाइजेनबर्ग ने क्या कहा था? हाइजेनबर्ग ने बात की थी पोजीशन एंड मोमेंटम, वी आर नॉट एबल टू फाइंड बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द बॉडी एट द सेम टाइम। देखिए, ये है आपके पास ऑर्बिट, और बोहर ने कह दिया कि वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन को आप आम वेव से तो देख नहीं सकते आंखों से। देखो, मैक्रो बॉडी को आप देख सकते हो। एक जो मैक्रो बॉडी है ना, उसको कैसे देख सकते हैं हम? ये देखें, ये गाड़ी खड़ी है ना, आपको गाड़ी का मैस भी पता है, ये चल रही है तो आपको इसकी वेलोसिटी का भी पता है, इसका मतलब आपको इसका मोमेंटम भी पता है। और आप देख सकते हैं कि गाड़ी इस टाइम इधर खड़ी थी और इतने टाइम के बाद इधर चली गई, तो आप इसका पोजीशन भी निकाल सकते हैं। तो मैक्रो बॉडीज में पोजीशन और मोमेंटम को सेम टाइम पे जज किया जा सकता है। अब इलेक्ट्रॉन को तो किसी ने देखा नहीं, तो इलेक्ट्रॉन को कैसे देखेंगे? आप इसके ऊपर कोई और इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करवाएंगे, जब ये इस पर स्ट्राइक करेगा, कोई ग्लो पैदा करेगा, कोई चीज पैदा होगी जिसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन यहाँ था। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ टकराएगा, स्नोकर का एक बॉल स्नोकर के दूसरे बॉल से टकराता है, तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो अगर हम इसकी एग्जैक्ट पोजीशन निकालेंगे कि यहाँ पे था, तो इसकी वेलोसिटी डिफरेंट हो जाएगी। अगर वेलोसिटी डिफरेंट हो जाएगी तो इसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा, क्योंकि एम भी है ना। और अगर मोमेंटम चेंज हो जाएगा तो एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो कैसे बोहर ने कह दिया कि आपके पास एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट जो है वो
13.315 है, उसने एग्जैक्ट एनर्जी भी निकाल दी और एग्जैक्ट पोजीशन भी निकाल दी, ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द बॉडी एट द सेम टाइम. And this theory is not only applicable in the case of position and momentum. We can apply this theory in many cases. Like आप इसको पोजीशन एंड वेलोसिटी के हवाले से देखें, ये मैंने यहाँ पे ड्राइव किया हुआ है पोजीशन और वेलोसिटी के हवाले से. तो पोजीशन और वेलोसिटी के हवाले से ये वैल्यूज चेंज हो रही हैं, डेल्टा एक्स, डेल्टा वी. तो अगर आपके पास एग्जैक्ट पोजीशन आएगी तो वेलोसिटी नहीं आएगी, एग्जैक्ट वेलोसिटी आएगी तो पोजीशन नहीं आएगी. इसी तरह एनर्जी और टाइम का रिलेशन देखें, अगर एग्जैक्ट एनर्जी निकलेगी तो टाइम नहीं निकलेगा, और एग्जैक्ट टाइम निकलेगा तो एनर्जी नहीं निकलेगी. इसमें भी अनसर्टेनिटी है. अच्छा, एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन बच्चे करते हैं कि सर हम ये क्यों नहीं कह सकते कि प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में गिर क्यों नहीं जाता. अब ये देखिएगा जरा, यहां से ना वेलोसिटी इसकी निकाली गई है. चलें ये इसको छोड़ेंगे. देखें जो ये पॉइंट है, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होता तो क्या होना था. अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होता ना तो इसकी पोजीशन होनी थी 10⁻⁻14 मीटर्स. अब अगर इसकी वैल्यू 10⁻⁻14 मीटर्स थी ना, ये देखें, तो वेलोसिटी निकालने का फार्मूला क्या है, h/2πm डेल्टा एक्स. आप इस डेल्टा एक्स की जगह पुट करेंगे वेलोसिटी को. जब आप वेलोसिटी की वैल्यू डिस्टेंस की वैल्यू पुट करेंगे ना, तो आपके पास वेलोसिटी निकलेगी. और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी निकल रही है, 5.7 × 10⁻9 मीटर पर सेकंड. इसका मतलब पता है क्या है, ये स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा हो गई है. तो देर इज नथिंग इन दिस यूनिवर्स कैन बी हैव द ग्रेटर स्पीड देन द स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि ये रूल है, ये लॉ है. इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस में जाएगा तो उसकी इतनी ज़्यादा वेलोसिटी हो जाएगी वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता. अब देखें, अगर आप यही थ्योरी अप्लाई करते हैं हाइड्रोजन एटम पे, ये देखिएगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी. अब डेल्टा एक्स हाइड्रोजन की पोजीशन कितनी होती है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होता है 4 पिकोमीटर, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन का मैस कितना है, इतना मैस है. जब आपने इस इक्वेशन में पुट किया तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, 2.9 × 10⁻7. लेकिन एक्चुअल में अगर आप वेलोसिटी देखेंगे ना हाइड्रोजन की, इलेक्ट्रॉन की, तो वो तो प्रैक्टिकली आती है 2.2 × 10⁻6. तो थ्रेटिकली वो कितनी आ रही है, 7, लेकिन एक्चुअल कितनी है, 6 है. इसका मतलब अगर आप रेडियस को फिक्स कर देंगे 4 पिकोमीटर पे कि इलेक्ट्रॉन है ही 4 पिकोमीटर जितना दूर, तो फिर वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी. इसका मतलब एग्जैक्ट पोजीशन आएगी तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा, और मोमेंटम चेंज हो जाएगा तो वेलोसिटी. अगर मोमेंटम सेम रहेगा तो उसकी पोजीशन एग्जैक्टली फाइंड आउट नहीं हो सकती. तो ये कुछ चीजें थी इसके हवाले से. फिर आ जाते हैं जी एक्सरेज के ऊपर. एक्सरेज में आपको पता है कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड यूज़ करते हैं एक्सरे को एनालाइज करने के लिए. मेरे ख्याल से मैं ये लेक्चर आपको ना कल करवाता हूँ, क्योंकि एक्सरेज का भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और फिर ये क्वांटम नंबर्स है, और उसके बाद हमारी क्वांटम केमिस्ट्री आ जानी है. चलिए कल हाफ लेक्चर जो होगा ना हमारा, वो इंशाल्लाह ताला पहले एक्सरेज के हवाले से हो जाएगा, और उसके बाद फिर हम लोग ना अपने अगले चैप्टर की तरफ, हो सकता है कल मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इंशाल्लाह स्टार्ट करवा दूँ. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद हमारी सरफेस रह जाएगी और न्यूक्लियर रह जाएगी इंशाल्लाह ताला. यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ वो पूछ सकते हैं, एनी वन ऑफ यू. आई हैव ट्राइड बाय लेवल बेस्ट के क्वांटम अप्रोच को यूज़ करते हुए आपको इसका मैक्सिमम कॉन्सेप्ट दूं जो इस टाइम लिमिट में या टाइम डोमेन में पॉसिबल था. बाकी अगर किसी का कोई वैसे क्वेश्चन होगा तो फिर मुझे ग्रुप में पूछ लीजिएगा. चले, ठीक हो गया. थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस जी. मैं इसको साइन आउट कर रहा हूँ. अल्लाह हाफिज़.